Hello guys, how are you all? So today I'm going to begin part 3 of chapter 9. I have already uploaded part 1 and part 2, so you can go and watch them also. So let's begin. Previous lecture में हमने पढ़ा था 1707 में औरंगज़ेब की डेथ हो गई थी। उसके बाद जो भी रूलर्स आए थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल नहीं थे। और फिर हमने अकबर के बारे में पढ़ा था कि उसने अपने एम्पायर को कहाँ तक एक्सपेंड किया था, हिंदू कुश माउंटेन तक किया था। हिंदू कुश माउंटेन क्या करते हैं, सेंट्रल एशिया से इंडिया को अलग करते हैं। तो जो भी अगर सेंट्रल एशिया से आना चाहेगा इंडिया में, तो उन्हें हिंदू कुश माउंटेन्स को क्रॉस करके आना पड़ेगा। तो उसने अकबर ने हिंदू कुश माउंटेन पे अपना कब्जा कर लिया था। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। सो अकबर हैज़ checked the expansionist design of Uzbeks of Turan and Safavids of Iran। तो अकबर ने साथ ही साथ क्या करा, ये जो एक्सपेंशनिस्ट लोग थे, मतलब उज्बेक्स जो थे ना, तुरान मतलब सेंट्रल एशिया में जो रूल कर रहे थे वो उज्बेक्स थे, और सफाविद्स कहाँ पे रूल कर रहे थे, ईरान में रूल कर रहे थे। तो अकबर ने इनकी पावर पे भी चेक लगा के रखा ताकि ये मतलब मुगल एम्पायर पे कब्जा ना कर ले। तो इन्हें भी कंट्रोल में करके रखा, कॉन्स्टेंट करके रखा इनको भी, ठीक है। सो ड्यूरिंग 16th और 17th सेंचुरी द इंस्टीट्यूशंस ऑफ इम्पीरियल स्ट्रक्चर्स वर क्रिएटेड। तो 16th और 17th सेंचुरी में क्या हुआ है, इम्पीरियल स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए गए। इम्पीरियल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ से रूल करेगा मतलब किंग, टैक्सेशन प्रोसेस करा, कोर्ट करा, पॉलिटिकल अलायंसेस और रिलेशनशिप्स बिल्डअप करे गए, स्टेटस और हायरार्की डिफाइन की गई। सो ये सब क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं इम्पीरियल स्ट्रक्चर्स के। सो 16th सेंचुरी मतलब 16th सेंचुरी हो गया 1501 से लेके 1600, और 17th सेंचुरी हो गया है 1601 से लेके 1700। तो इससे आप लर्न मतलब समझ लीजिए एक बार, किसी को पता नहीं होता इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब देखेंगे, ये तो हमने पढ़ ही लिया। आफ्टर 1707 पावर ऑफ डायनेस्टी डिमिनिश। तो पावर थोड़ी सी डिमिनिश हो गई थी डायनेस्टी की। पूरी तरह से जो ओरा था मुगल एम्पायर का वो खत्म नहीं हुआ था, बट थोड़ा सा डिमिनिश हो गई थी पावर, ठीक है। इन प्लेस ऑफ वास्ट अपैरेटस ऑफ एम्पायर कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, आगरा, लाहौर। पहले क्या होता था, एक सेंट्रल सिटीज होती थी, जैसे दिल्ली हो गई, आगरा हो गई, लाहौर। इनके थ्रू जो है एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा वर्क प्रोसेस होता था, ठीक है। बाद में क्या हुआ, डिफरेंट कैपिटल सिटीज आ गई थी, जैसे रीजनल पावर एक्वायर कर ली थी, मतलब डिफरेंट कैपिटल सिटीज आ गई थी, और रीजनल जो लोग थे ना उन्होंने पावर एक्वायर कर ली थी, और ऑटोनॉमी उनके पास आ गई थी। जैसे बहुत छोटे छोटे जो है किंगडम्स इस्टेब्लिश हो गए थे इस टाइम पे, और उन्होंने अपनी ऑटोनॉमी गेन कर ली थी, जिससे क्या हुआ, थोड़ा सा जो है पावर में डिक्रीज आप देख सकते हैं मुगल रूलर की पावर में आफ्टर 1707। पर नाम तो रहा था कि मुगल एम्पायर है, वो नाम तो रहा था। वो कब तक रहा था, 1857 के बाद वो भी खत्म हो गया था, बिल्कुल मुगल एम्पायर जो है बिल्कुल खत्म हो गया था, ठीक है। अभी तो पावर बस डिक्लाइन हो रही है, लेकिन 1857 में क्या हुआ, बहादुर शाह जफर टू जो है उन्हें ओवरथ्रोन कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। ब्रिटिशर्स ने इन्हें डिथ्रोन कर दिया, तो अब मुगल एम्पायर बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो गया, ठीक है। ये तो मैंने लाइन बताई नहीं, पर इसमें कुछ था नहीं है, मैंने वैसे बता दी थी आपको। तो अब हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स क्या होते हैं, क्रॉनिकल्स मतलब जो अकबर या बाबर मतलब जो भी मुगल रूलर है वो एक अपनी बुक्स से लिखवाते थे, मीन्स बायोग्राफीज लिखवाते थे, या फिर जिसमें पूरे रूल उन्होंने पूरे मतलब टाइम पीरियड में कैसे रूल करा, क्या क्या करा, क्या क्या जो है फंक्शंस हुए उनके रूलिंग टाइम के ड्यूरिंग, तो वो सब उन्होंने एक क्रॉनिकल्स लिखवाई। क्रॉनिकल्स का मतलब होता है सीक्वेंस में सारी चीज़ें लिखवाई, कि जैसे इस साल में ये हुआ तो इस साल के अगली साल क्या हुआ, अगली साल क्या हुआ, ऐसे लिखा गया, तो क्रॉनिकल्स हो गया। मतलब एक सीक्वेंस में चले जा रहा है, सारा जो भी हैपनिंग हुई है वो सब एक क्रॉनिकल्स बना दिया गया।
ठीक है, तो क्रॉनिकल्स क्या होते हैं? इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ स्टडिंग एम्पायर, इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्टडिंग एम्पायर। क्रॉनिकल्स के थ्रू ही हम क्या कहते हैं, मुगल एम्पायर के बारे में समझ सकते हैं कि वहाँ पे कैसे रूल होता था, क्या क्या प्रोसेस टैक्सेशन के थे, कोर्ट में कैसे वर्क होता था, हायरार्की वगैरह कैसे डिफाइन की गई थी, और क्या क्या वहाँ पे फंक्शंस होते थे, जैसे रिचुअल्स हो गए, शादी वगैरह किसी की हो गई, तो सब चीज़ों के बारे में हमें क्रॉनिकल से पता चलता है। ठीक है, सो क्रॉनिकल्स एक साल में ऐसे नहीं बन जाते, क्रॉनिकल्स बनने में सालों लग जाते हैं, क्योंकि हर पर्टिकुलर साल के अंदर जो जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब डिफाइन करी जाती हैं इसके अंदर। ठीक है, सो मुगल कोर्ट्स क्रॉनिकल्स रिटन इन पर्शियन, पर्शियन लैंग्वेज है एक। ठीक है, ईरान के जो लोग थे वो भी पर्शियन बोलते थे। सो मुगल कोर्ट क्रॉनिकल्स जो भी लिखे गए थे ना, वो पर्शियन में लिखे गए थे। पहले मैंने आपको बताया था जो बाबर था उसकी लैंग्वेज क्या थी? टर्किश, वो टर्किश बोलता था, क्योंकि वो टर्किश रूलर तिमूर का डिसेंडेंट था, अपने आप को तिमुरिड्स बताता था। तो अब हम देख रहे हैं कि हम मुगल की जो लैंग्वेज है वो पर्शियन हो गई है अकबर के टाइम। वो कैसे हुई, क्या हुआ, ये देखते हैं। तो मुगल्स कौन थे? चगताई तुर्क्स थे। चगताई तुर्क्स क्या? तुर्क्स तो हमें पता है बाबर डिसेंडेंट था टर्किश रूलर तिमूर का, और चगताई मतलब मंगोलों से रिलेटेड, मतलब चंगेज खान का जो एल्डर सन जो था उससे रिलेटेड। ठीक है, डिसेंडेंट फ्रॉम द एल्डेस्ट सन ऑफ चंगेज खान, वो हो गए चगताई तुर्क्स। सो ये एक एडिशनल नॉलेज है, दिल्ली सल्तनत जो थी उसकी लैंग्वेज भी पर्शियन ही थी। ठीक है, डिसेंडेंट फ्रॉम द, ये तो बता दिया मैंने आपको। अकबर कॉन्शियसली सेट आउट टू मेक पर्शियन लीडिंग लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। अकबर क्या था? अकबर चाहता था पर्शियन लैंग्वेज को कोर्ट की लैंग्वेज बनाना। क्यों चाहता था वो? क्योंकि कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्ट थे उसके ईरान के साथ। हमने देखा ईरान से बहुत सारे लोग आते रहते थे इन सर्च ऑफ पोजिशंस इन मुगल कोर्ट। तो वहाँ पे क्या है, कल्चरल और इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट थे किसके? ईरान के। किससे? मुगल एम्पायर से, या मुगल एम्पायर के ईरान से, कुछ भी बोल दो। रेगुलर स्ट्रीम ऑफ ईरानियंस एंड सेंट्रल एशियंस माइग्रेंट सीकिंग पोजीशन एट द मुगल कोर्ट। बहुत सारे ईरानियंस और सेंट्रल एशिया से लोग आते रहते थे, माइग्रेट करते रहते थे मुगल कोर्ट में, ताकि वो पोजीशंस गेन कर सके मुगल कोर्ट में। पर्शियन कन्फेरिंग पावर एंड प्रेस्टीज ऑन दोज हु हैड कमांड ऑफ इट। इसका मतलब क्या है कि पर्शियन अब कोर्ट की लैंग्वेज बन चुकी है, मुगल कोर्ट की लैंग्वेज बन गई। तो अब जिस व्यक्ति में जो है कमांड है ना इस पे, पर्शियन लैंग्वेज पे, उसे क्या है, पावर और प्रेस्टीज मिल रही है। जैसे आजकल आप देख सकते हैं इंग्लिश कैसी लैंग्वेज बन गई है, बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन गई है। जिससे भी इंग्लिश आती है उसे हम अलग नज़र से देखते हैं कि मतलब ये तो इंटेलिजेंट है, ऐसे ऐसे। लेकिन जिसे इंग्लिश नहीं आती उसे हम ऐसे समझते हैं इसे कुछ ही नहीं आता। ठीक है, तो फिर ऐसे ही पर्शियन लैंग्वेज हो गई थी, जिससे पर्शियन लैंग्वेज आ रही है उसे अलग नज़र से देखा जा रहा है, उसे एक पावर और प्रेस्टीज मिल रही है। ठीक है, स्पोकन बाय किंग्स, रॉयल हाउस होल्ड और एलिट्स। अभी कौन कौन बोलता था पर्शियन लैंग्वेज? किंग तो बोलता ही था, रॉयल हाउस होल्ड मतलब जो घराना होता था, शाही घराना, वो भी घर के लोग भी बोलते थे, और एलिट्स जो भी एलिट्स होते थे। फर्दर लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बना दी गई। अब क्या है, पहले तो कोर्ट की लैंग्वेज थी पर्शियन, अब क्या एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज भी पर्शियन को बना दिया गया है। ठीक है, सो दैट अकाउंटेंट्स, क्लर्क्स, अदर फंक्शनरीज ऑल्सो लर्न इट। सो दैट मतलब अगर एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज बना दी है तो अब और लोग भी इसे सीखेंगे, जैसे अकाउंटेंट्स हो गए, क्लर्क हो गए, इन्हें भी ये सीखनी पड़ेगी पर्शियन लैंग्वेज, और भी जो लोग हैं वो भी सब सीख लेंगे। तो इसलिए इसे अब क्या बना दी, एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज बना दी। ठीक है, इट्स वोकेबलरी एंड ईडियम्स हैविली इन्फ्लुएंस द लैंग्वेज ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इन राजस्थान एंड मराठी एंड तमिल्स। मतलब क्या हुआ, जहाँ पे ये डायरेक्टली यूज भी नहीं हो रही थी ना, वहाँ पे भी इनडायरेक्टली यूज हो रही थी, मतलब इसकी वोकेबलरी और ईडियम्स यूज हो रहे थे वहाँ पे भी। तो इसके मतलब पर्शियन की जो वोकेबलरी और ईडियम्स है, इसने किसे इन्फ्लुएंस कर दिया? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो थे ना, राजस्थानी, मराठी और तमिल्स, इनको भी इन्फ्लुएंस कर दिया। मतलब अब राजस्थानी रिकॉर्ड्स में और मराठी रिकॉर्ड्स और तमिल रिकॉर्ड्स में भी क्या है, पर्शियन का कुछ यूज होने लग गया, इनडायरेक्टली पर्शियन यूज होने लग गई। ठीक है, सो बाबर मेमोर्स ऑल्सो ट्रांसलेटेड फ्रॉम टर्किश टू पर्शियन।
बाबर के जो मेमोइर्स थे, मतलब जो बायोग्राफीज थी, वो भी किसमें से, टर्किश से जो है पर्शियन में चेंज करा दी गई, ट्रांसलेट करा दी गई, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। ठीक है, अब पर्शियन प्लस हिंदवी क्या बन गई, उर्दू। तो जैसे मैंने बताया कि इनडायरेक्टली यूज होने लग गई थी राजस्थानी, मराठी और तमिल में। ठीक है, पर्शियन। तो ऐसे ही पर्शियन भी क्या है, हमारी लोकल लैंग्वेज जो थी हिंदी, हिंदवी, उससे मिक्सअप होके क्या बन गई, एक नई लैंग्वेज जो है इवॉल्व हो गई, उर्दू हो गई। तो पर्शियन और हिंदवी के मिक्सचर से उर्दू लैंग्वेज बन गई। अगर क्वेश्चन आएगा, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पर्शियन और हिंदवी हमारी जो लोकल लैंग्वेज थी, उसके मिक्सचर से क्या बन गई, एक नई लैंग्वेज इवॉल्व हो गई, उर्दू। ठीक है, अब देखते हैं संस्कृत टेक्स्ट महाभारता रामायण ऑल्सो ट्रांसलेटेड। तो अकबर ने जो है संस्कृत टेक्स्ट को भी ट्रांसलेट करवाया था पर्शियन लैंग्वेज में, जैसे महाभारता और रामायण थे। तो महाभारता को किस नाम से जाना जाता है, रज्मनामा से जाना जाता है। जो महाभारत का जो ट्रांसलेशन हुआ उसे रज्मनामा से जाना जाता है, बुक ऑफ वर्ड्स। इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, इसे लर्न करना। सो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। एक सेकेंड बस हो गया। मुगल एम्पायर बुक वर हैंड रिटन। जो मुगल एम्पायर की जो बुक्स थी ना, वो हैंड रिटन थी। उन्हें ये नहीं था कि हम कॉपी कर सकते हैं, प्रिंटिंग प्रेस तो उस टाइम तक आई नहीं थी, तो वो सारी हैंड रिटन थी। मतलब एक कॉपी एक बनाओगे आप, तो वो आपको पेन वगैरह, पेन नहीं कलम होती थी, उससे लिखना पड़ता था सब। ठीक है, वो मैन्यूस्क्रिप्ट कहलाती हैं। जो भी हैंड रिटन बुक्स होती हैं वो क्या होती हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट होती है। मैन्यू मतलब होता है हैंड, और स्क्रिप्ट तो मतलब राइटिंग। जो हाथ से लिखा जाए वो मैन्यूस्क्रिप्ट होती है। ठीक है, इंपीरियल किताब खाना। अब ये कहाँ पे बनती थी मैन्यूस्क्रिप्ट्स इनकी, इंपीरियल किताब खाना, जो लाइब्रेरी कह सकते हो आज के सिनेरियो में आप, वहाँ पे बनती थी। तो सेंटर ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट प्रोडक्शन था इंपीरियल किताब खाना। स्क्रिप्टोरियम भी कहते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, कलेक्शन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट होता था, और इन्हें मतलब यहाँ पे प्रोड्यूस भी किया जाता था। मतलब पहले प्रोड्यूस कर दिया और सभी कलेक्शन यहीं पे मिलते थे। ठीक है, मतलब सारी प्रोड्यूस कर दी पहले मैन्यूस्क्रिप्ट, और कलेक्शन भी यहीं पे हो रहा है। ठीक है, मेकर्स ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट, कौन कौन होते थे मैन्यूस्क्रिप्ट्स के मेकर्स, कौन बनाते थे मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट। तो एक इंसान नहीं बनाता था मैन्यूस्क्रिप्ट, बहुत सारे लोग बनाते थे मिलकर, कलेक्टिव वर्क होता था। ठीक है, तो पेपर मेकर्स होते थे जो प्रिपेयर करते थे फोलियोज ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट। फोलियोज मतलब पेजेस। ठीक है, तो पेपर मेकर्स क्या होते थे, पेपर्स को बनाते थे मैन्यूस्क्रिप्ट के। फिर कैलीग्राफर्स होते थे। कैलीग्राफर्स मतलब, कैली का मतलब होता है गुड, ग्राफर्स मतलब राइटर्स, जिसकी हैंड राइटिंग गुड होती है वो। ठीक है, तो ये क्या करते थे, कॉपी द टेक्स्ट, ये कॉपी करते थे टेक्स्ट, मतलब सारे में पेजेस पे लिखना टेक्स्ट को। तो कैलीग्राफर राइटिंग करते थे, मतलब लिखते थे। फिर गिल्डर्स कह लो, गिल्डर्स होते थे, वो क्या करते थे, इल्यूमिनेट करते थे पेजेस को, मतलब और ज्यादा शाइनी सा बनाने, मतलब क्लियर बना देते थे, जो और ज्यादा अच्छा लगे, तो वो इल्यूमिनेट कर देते पेजेस को। पेंटर्स होते थे जो इलस्ट्रेट कर देते थे सीन्स को, मतलब जैसे पहले पूरी राइटिंग हो गई, फिर यहाँ पे गैप छोड़ दिया कहीं पे कि यहाँ पे अब ड्राइंग होगी, यहाँ पे एक पेंटिंग होगी। क्योंकि आपको पता है हम इतना राइटिंग के थ्रू नहीं समझ पाते चीज़ों को जितना हम पेंटिंग के थ्रू समझ पाते हैं। पेंटिंग से हम पूरा अच्छे से समझ आ जाता है, तो ये पेंटिंग का यूज़ करते थे। ठीक है, वैसे हम देखते हैं कि मुगल्स में पेंटिंग जो है वो होती नहीं है, पर ये करते थे। बाद में हम देखेंगे डिस्कशन वगैरह, डिबेट्स चलेंगी इनकी उलमा के साथ। उलमा होते थे, ऑर्थोडॉक्स लोग होते थे, वो ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस लोग होते थे। ठीक है, तो अब देखते हैं बुक बाइंडर। बुक बाइंडर क्या होता है, गैदर इंडिविजुअल फोलियोज एंड सेट देम विद ऑर्नामेंटल कवर। ये क्या है, जो इंडिविजुअल एक एक जो पेज होता था उसे क्या है, एक मतलब इन सबको कलेक्ट करते थे और एक ऑर्नामेंट कवर के अंदर इन्हें मतलब रख देते थे। मतलब गैदर कर, एक सेकेंड, ये एरोप्लेन आ गया। बुक बाइंडर्स क्या है, गैदर करते थे इंडिविजुअल फोलोज, मतलब हर एक पेज को मतलब इकट्ठा करते थे, फिर उन्हें एक एंड देन सेट देम विद ऑर्नामेंटल कवर्स, फिर मतलब एक कवर बनाते थे। ऑर्नामेंटल कवर मतलब हीरे मोती उस पर लगा देते, और मतलब बुक पूरी कंप्लीट हो जाती थी। ठीक है,
अब देखो, कैलीग्राफर्स एंड पेंटर हेल्ड हाई सोशल स्टैंडिंग अदर एनोनिमस आर्टिसंस। तो क्या है, जो कैलीग्राफर्स एंड पेंटर्स हैं उन्हें मतलब हाई सोशल स्टैंडिंग दी गई थी मुगल्स के थ्रू, मतलब उन्हें हाई सोशल स्टैंडिंग दी गई थी। लेकिन और जो ये भी तीन थे ना, जिल्डर्स, पेपर मेकर्स एंड बुक बाइंडर्स, इन्हें कोई मतलब सोशल स्टैंडिंग नहीं दी गई थी, इन्हें कोई भी प्राइजेस नहीं मिलते थे, ठीक है, इनकी कोई इतनी रेस्पेक्ट भी नहीं थी जैसे इनको मिल रही थी रेस्पेक्ट, ठीक है। तो ये एनोनिमस आर्टिसंस थे, मतलब बेनाम, मतलब गुमनाम टाइप, मतलब जिनके बारे में कोई जानता नहीं है। तो अब ये देखिए, हैंड राइटिंग, नस्तलिक अकबर की फेवरेट हैंड राइटिंग है। इसमें ये फ्लूइड स्टाइल की होती है विद लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। इमेज मैंने डाल दिया, आप देख सकते हैं। अबुल फजल हैज डिस्क्राइब्ड द पेंटिंग अ मैजिकल आर्ट। इट हैड द पावर टू मेक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एनिमेटेड। मतलब अबुल फजल क्या कहते हैं, पेंटिंग को एक मैजिकल आर्ट कहते हैं, ठीक है। मतलब जिस चीज में जान नहीं है उसे भी ऐसे, बेजान चीज को भी ऐसे दिखाती है जैसे इसमें लाइफ है, जैसे ये एनिमेट है, ठीक है।